जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और जिस तरीके से सेना ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया, उसी ठीक पैटर्न पर नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ और ठीक उसी तरीके से अंतरिम सरकार बनने के प्रयास हो रहे हैं। और यहां भी बांग्लादेश की तरह नेपाल की सेना पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। जब हम सेना की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आप इस पर भी देखिए। आप आसपास भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमारा पड़ोस पाकिस्तान में आर्मी शासन, बांग्लादेश में लगभग आर्मी शासन, म्यांमार में तख्ता आंग सान सूची की सरकार को बेदखल किया गया तो सेना का शासन लगा, नेपाल में अब सेना ही सब कुछ कर रही है जो कर रही है। अगर आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो वो भी एक सैन्य तख्ता पलट। जब अमेरिकी गए वहां पर एक डेमोक्रेट सरकार थी, उसको आर्म्ड रिबेलियन के जरिए तालिबान ने खदेड़ा था, तो वहां पर भी बंदूक की वजह से बंदूक का जोर ही चला। और हमारे यहाँ अगर आप साउथ में बात करें तो श्रीलंका के अंदर जो पूर्व आंदोलन के बाद जो राष्ट्रपति बने, आज वही राष्ट्रपति जेल के अंदर है। हर जगह जो है गोली बंदूक से सरकारें बन रही हैं और तय हो रही हैं। इस सब के बीच में एक लोकतांत्रिक भारत है। अब नेपाल के अंदर जो सेना प्रमुख हैं वो अशोक राज, वो लगातार जेनजी के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं जो आंदोलनकारी हैं। और इसमें एक नाम आपने कल से सुना, सुशीला कार्की, जो वहां की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज थी और पहली महिला चीफ जस्टिस थी। खबर है कि परसों रात को 2 बजे वहां के जो सेना प्रमुख हैं अशोक राज, जनरल अशोक राज, वो इनके घर गए और इनको बताया कि आपका नाम मुझे सुझाया गया है इन आंदोलनकारियों की तरफ से, क्या आप इस रोल को स्वीकार करेंगी? उस वक्त सुशीला कार्की ने मना कर दिया। 14-15 घंटे के बाद इनको मनाया जा सका और फिर इन्होंने सहमति दी। कल इन्होंने इंडियन मीडिया से भी बात की, ये भी कहा मैं मोदी जी को पसंद करती हूं, उनकी सोच को पसंद करती हूं और भारत और हमारे बड़े घने रिश्ते हैं, हमारी तो रिश्तेदारियां हैं। इन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी हम लोग जैसे रसोई के अंदर 2 बर्तन टकरा जाते हैं तो आवाज होती है, ऐसे कुछ मुद्दों पर कभी कभी हमारे भी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन भारत और नेपाल एक ही हैं। अब राष्ट्रपति से इनकी मुलाकात जो है राष्ट्रपति से भी हुई है और फिर अब इनके नाम पर लगभग मुहर लग जाएगी, ये माना जा रहा है। कल ये भी चर्चा थी कि एक गुट ऐसा है आंदोलनकारियों का जो इनके नाम पर भी सहमत नहीं है, वो सेना मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। ऐसी खबरें आज भी आ रही हैं कि कुछ प्रदर्शनकारी इनके नाम पर सहमत नहीं है, वो चाहते हैं कि जो यंग मेयर हैं काठमांडू के बालेन शाह, वो बने। अब सुशीला कार्की अगर इस रोल में आती हैं तो इनसे अपेक्षा क्या है? इनसे केवल इतनी अपेक्षा की जा रही है आंदोलनकारियों की तरफ से कि ये जल्द से जल्द संसद को भंग करें और नए सिरे से चुनाव कराएं। सुशीला कार्की कोई लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट देखने वहां नहीं आई हैं। इनके हाथों में सत्ता केवल इसलिए देने के लिए तैयार हुए हैं आंदोलनकारी कि ये इनकी एक ईमानदार छवि है और ये जल्द से जल्द इलेक्शन करा करके फिर उसमें से जो यंग लीडरशिप उभरे वो वहां पर सत्ता पर काबिज हो। और बालेन शाह ने भी यही कहा है, वरना उनका भी नाम चल रहा था अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने उससे इनकार ही इसीलिए किया क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि मैं कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत सत्ता में नहीं आना चाहता, चुनाव के जरिए आना चाहते हैं, फिर वो हो सकता है अपनी पार्टी भी बनाए। तो ये इस वक्त वहां चल रहा है। एक बयान मेरे पास है जो आंदोलनकारी हैं उन्हीं में से, उनका क्या कहना है सुशीला कार्की के ऊपर। This is not the permanent government, this is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that. Our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. समीर जी, अब इनके नाम पर कुछ सहमति होगी और ये तो वो खुद ही जो आंदोलनकारी हैं कह रहे हैं कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। देखिए, सुशीला कार्की ने भी ये बहुत स्पष्ट कर दिया था। पहले वो तैयार नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा था कि भाई इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते हो, जिस तरीके से पूरा देश हिंसा में झुलस रहा है, इस समय मैं किसी भी तरीके से नहीं सत्ता टेम्परेरी व्यवस्था में आना चाहती, क्योंकि मैं आते ही फिर विरोध शुरू होगा और आप दूसरे अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए। लेकिन चूंकि सुशीला कार्की के नाम पर एक बड़ा वक्त तैयार था कि नहीं, सुशीला कार्की के नाम सजाया गया था, काठमांडू के गवर्नर ने भी इस बात नाम का समर्थन किया था, तो आखिर में उन्हें तैयार किया गया। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ आने वाले समय में, और मैं जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि देश में चुनाव हो। मैं लंबे समय तक सत्ता को संभालने की स्थिति में नहीं हुई। आगे भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं। पार्टियां तय करे, सेना तय करे कि कब चुनाव करना है, किस तरीके से होगा, संसद भंग करनी है। स्टेप गैप अरेंजमेंट 45 डेज टू 90 डेज का जो व्यवस्था है, 90 दिन के अंदर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सेना को, भाई 90 दिन के अंदर आप सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि देश का जो माहौल है उस माहौल में बहुत लंबे समय तक मैं इस मामले को संभालने की स्थिति में नहीं हूं और आप लोग बाकी व्यवस्था कीजिए। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनका जो बयान आया था भारत को लेकर,
उसके बाद से कहा जा रहा है कि एक बड़े वर्ग ने फिर उनका विरोध शुरू कर दिया है कि ये इस तरह का बयान देने की इनको क्या जरूरत थी। कल नेपाल में कुछ लोगों ने कहा है, जो विपक्ष के लीडर्स रहे थे, कि प्रो इंडिया बात क्यों कर रही है? हाँ, कि प्रो इंडिया ये बात क्यों कर रही है, अभी तो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली नहीं है, अभी से इनको बयान देने की क्या जरूरत है। पहले वो पद पे आए, वो राजनेता व्यक्तित्व तो नहीं है, उनका काम सिर्फ स्टेप के अरेंजमेंट के लिए सरकार लग रहा है कि अभी फिलहाल जो जरूरत है कि इंटरिम गवर्नमेंट बने। बहुत अच्छा नाम मतलब जो आ रहा है कि सुशीला कार्की का है, वो किसी पार्टी से जुड़ी भी नहीं है, कोई करप्शन का आरोप नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी चॉइस है और वो बेहतर तरीके से अभी मामले को संभाल। दो आपको और मैं व्यक्तियों का जिक्र कर देता हूं। एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में था इस तख्ता पलट के बाद, बालिन शाह, उनके बारे में मैंने आपको बताया, वो भी जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। रैपर से मेयर बन गए और माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार की जगह ये चुनाव जीतकर सत्ता में आने को प्राथमिकता दे रहे हैं। जो दूसरा नाम था जिनका लेना देना सीधे सीधे इस आंदोलन से है, वो है सुदान गुरंग। सुदान गुरंग जो हामी नेपाल एक एनजीओ है, उसके संस्थापक हैं और इन्होंने इस आंदोलन की कॉल दी थी और उसके बाद फिर मामला बढ़ता चला गया। आप सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। सुदान गुरंग भी यही कह रहे हैं कि हम फ्रेश इलेक्शंस चाहते हैं, कोई इंटरिम गवर्नमेंट लंबे समय तक नहीं चाहते, जैसा बांग्लादेश में हुआ। कहा था 2 महीने में चुनाव करा देंगे, मोहम्मद यूनुस ने कहा था। आज 15 महीने हो चुके हैं इलेक्शन की डेट, अगले साल फरवरी 2026 में, यानी वो 2 साल के बाद इलेक्शन कराने की बात अभी कह रहे हैं। सुनिए इनकी बात। हमारी पहली मांग यह है कि पूरी सरकार इस्तीफा दे। इतने युवाओं को मारने के बाद सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। दूसरी मांग यह है कि जिन भी पुलिस कर्मियों ने हमारे युवा साथियों पर गोली चलाई, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक हर दोषी पर एक्शन होना चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, ये नौजवानों की सरकार आएगी। इस अंतरिम सरकार में कौन मंत्री होगी, कौन सरकार चलाएगा, कौन सरकार में रहेगा, ये सब हमारे युवा साथी तय करेंगे। अब इसके अंदर जो एक बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण बात, वो केपी शर्मा ओली, जिनको दबाव में इस्तीफा देना पड़ा, वो देना तो नहीं चाह रहे थे, उन्होंने अपने इस्तीफे में जो बातें लिखी हैं, मैं आंदोलन से आया, मैंने ठीक करने की कोशिश की, ऐसा जो कुछ भी उन्होंने अपनी सफाई दी। फिर वो ये कहते हैं भारत का रेफरेंस दे करके कि मैंने कह दिया था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था, और मैंने काला पानी लिपुलेख जगहों का मैंने जिक्र किया था और दावा किया था कि ये नेपाल की सीमा में आते हैं, ना कि भारत की सीमा में। अगर मैं अपने बयान वापस ले लेता तो हो सकता है मैं कुछ और वक्त सत्ता में रह सकता था। वो हिंट ये कर रहे हैं कि मेरा स्टैंड क्योंकि एंटी इंडिया था कुछ बातों को लेकर के, इसीलिए इस आंदोलन का निशाना मुझे बनाया गया। मतलब वो इंडियन हैंड की तरफ इशारा कर रहे हैं त्रिपाठी जी। नहीं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो जाहिर है कि एक लंबे समय तक वो राजनेता रहे, 4 बार प्रधानमंत्री रहे, भारत से उनके रिश्ते बड़े अच्छे थे। ठीक है, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, लेकिन यहाँ से तो उनके और प्रचंड दोनों के बड़े अच्छे रिश्ते थे। और अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत विरोधी विचार रखने की वजह से उनकी सत्ता चली गई, तो हम भारत के लोगों को ये सोचना चाहिए कि इसका मतलब जो नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहा जाता है वो प्रो इंडिया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भारत को लेकर, भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा वहां, तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह सकता है। नंबर 1, यानी भारत की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। भारत और नेपाल का रिश्ता क्या है? सुशीला कार्की जी ने कहा, जो उनको ध्यान से सुनिए, कि वहां लोग रो रहे हैं, ऐसे ही दुखी हैं जैसे कोई अपने घर का आदमी होता है। और कभी तो हो ही जाता है, किचन में 4 बर्तन है, टकराते हैं, लेकिन जो एक किचन में रहते हैं वही बर्तन टकराते हैं ना। मतलब घर है भारत और नेपाल एक दूसरे का। वो तो BHU से पढ़ी भी है, मास्टर्स उन्होंने यहीं से किया, यहीं उनको प्रेम हुआ जिनसे उन्होंने विवाह किया। लेकिन इसका एक और मतलब है जिसको हमें अब स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत दब के छिप छिप के रहना, सोवरेन कंट्री है नेपाल, लेकिन हमारी वहां बड़ी भूमिका है और बड़ा पावरफुल रोल है हमारा। वो पावरफुल रोल दिखता है, वो पावरफुल रोल नेपाल की अस्मिता को, वो पावरफुल रोल हमारे जो हिंदू रूट्स हैं उसको बचाने की, हमारी जो संस्कृति और विरासत है उसको बचाने की है। और इसका मतलब ये हुआ कि केपी ओली पूरी तरह से चाइना की गोद में जाकर बैठ गए थे, जिसका रिवोल्ट, जिसका विरोध, वो भी उनको। सर, इन दोनों बातों को रिलेट करते हुए जो अभी समीर जी कह रहे थे कि कल नाम आया, सुशीला कार्की ने मीडिया में मोदी जी की तारीफ कर दी और भारत से घरेलू रिश्ते बता दिए, तो वो कह रहे हैं कि ऐतराज वहां कुछ एलिमेंट्स को हो गया। क्या अब वहां प्रो इंडिया सेंटिमेंट है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट है? सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए अच्छी बात है क्या? भारत के लिए तो अच्छी बात होगी। एक तो सुशीला जी का जैसे अभी चर्चा भी हुई कि BHU में वो पढ़ी हैं, 75 में PG वहाँ से किया, शादी यहाँ पर हुई, प्रेम विवाह जिस तरह से हुआ, प्रेम हुआ। और वो अभी ये पूरा मूवमेंट देखें यदि ओली का, तो वो भ्रष्टाचार, नेपो और ये सब तो है ही,
लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि वो ओली साहब एंटी इंडिया उस पर चल रहे थे क्लियरली। और जो हिंदू राष्ट्र की बात, मतलब इसको फिर से वहाँ पर नहीं लाया, हिंदू राष्ट्र को मैं उस तरह से कि एक भावना के तौर पर उस मूवमेंट का भी हिस्सा यहाँ पर था। ओली साहब ने पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया अपने चिट्ठी में भी कि भारत जो है इसमें दखल दे रहा है। ये एंटी, मतलब जो नेपाल पूरा का पूरा जो चल रहा है एंटी गवर्नमेंट, वो भारत का उसमें दखल है जी। और यदि सुशीला कार्के अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री या जो भी इसमें मुखिया बनती कुछ है, तथ्य हो सकता है क्या वैसे, क्या जो वो आरोप लगा रहे हैं? भारत उनके साथ है नेपाल के, इसमें तो कोई तथ्य नहीं, नहीं कुछ। जो ओली साहब कह के गए। नहीं, ओली साहब कह रहे हैं, अब वो तो ओली साहब यही कहेंगे सरकार में जिस तरह से उनका दखल है, और ये कहना उनके लिए वाजिब भी है क्योंकि वो चाइना के साथ बैठे हुए हैं, चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर हो रहा है। लेकिन यदि सुशीला कार्की बनती हैं तो उनकी बात में दम हो जाएगा।